हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, लाग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि था हमारा सॉल्यूशन ऑफ पीडीई बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है। तो वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। अब इस नए टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक में मतलब क्या है, किस तरह से करेंगे, फार्मूला वगैरह हम लोग सब कुछ जान रहे होंगे। ठीक है। तो देखो, लाग्रेंजेस लीनियर पीडीई जो होता है ना, उसका एक टाइप होता है। ठीक है। तो उस इक्वेशन को एक टाइप में लिखना होता है जो कि होता है हमारा ये कैपिटल पी और फिर स्मॉल पी फिर प्लस कैपिटल क्यू फिर स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है। इसको मैंने हल्का नीचे लिख दिया है क्योंकि स्मॉल है तो यहाँ पे। ठीक है। लेकिन सब मल्टीप्लाई में और इक्वल टू आर, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है। अब इसमें जो स्मॉल पी है और स्मॉल क्यू है ना, इसकी बात अगर हम करें तो स्मॉल पी अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉल पी को हम लोग बोलते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है। और हमारा बात करें स्मॉल क्यू का, तो स्मॉल क्यू को हम लोग बोलते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले हम लोग कि क्या है ये, और इसमें जो हमारा बिग पी है और बिग क्यू है उसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये जो बिग पी है और ये जो बिग क्यू है, इसको हम लोग ये तो पहले ये इक्वेशन तो हमारा लाग्रेंजेस लीनियर पीडी हो गया। यही इक्वेशन मतलब ये जो टॉपिक है ना उसका इक्वेशन यही है। ठीक है। यही एक बेसिक सा इक्वेशन है, और समझना है कि इसमें पी क्यू आर क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और यहाँ तक कैसे मतलब ये किस काम करेगा क्वेश्चन के अंदर, इसका क्या रोल है, ये समझेंगे। ठीक है। तो देखो, वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है। तो पी क्यू आर जो है हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है। बेसिक सी बात हो गई है। अब बात करते हैं द सब्सिडियरी और ऑक्सिलरी इक्वेशन का। ठीक है। तो अगर ऐसा एक फॉर्म है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन का, तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है। या फिर सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो उसका ये फॉर्म होगा कि हम लोग डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर, इस फॉर्म में लिखेंगे। और इस फॉर्म में लिखने के बाद जो हम लोग आगे का स्टेप करेंगे वो समझते हैं। तो इस फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग द जो सॉल्यूशन होगा ना इक्वेशन 1 विल बी गिवन बाय। ठीक है। तो अब देखो, इसमें से हम लोगों को किसी दो को चूज़ करना होगा। ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद किसी दो को इक्वल टू कर दो और एक को अभी साइड में रखो। मान लो कि इन दोनों को मैंने लिख दिया। ठीक है। और इन दोनों से हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन बनाया। ठीक है। और इन दोनों की वजह से जो सॉल्यूशन आया उसको नाम दे देंगे u, और फिर मान लो कि लास्ट के फिर दो टर्म दे देंगे और इससे जो सॉल्यूशन आएगा उसको नाम दे देंगे v। ठीक है। ऐसा करेंगे, और ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि पहले इसको ले और फिर इसका नाम हम u डाल दिए। किसी भी दो को लो और उसका नाम u दे दो, और किसी भी दो को लो और उसको सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन बनाओ और उसका नाम v दे दो। ऐसा करके सॉल्व करना है। ठीक है। अब ये हो सकता है कि चीज़ें समझ में ना आ रही हो, लेकिन एक क्वेश्चन भी काफ़ी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ पूरी तरह समझने से। तो अभी बस सुन लो, क्वेश्चन करने के बाद समझ में ना आए फिर बोलना। ठीक है। तो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन विल बी गिवन बाय। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद जब u और v आएगा तो हम उसको तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें से किसी एक फॉर्म में ही लिखना है, इन तीनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन तीनों फॉर्म को लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे और भी लगाया है कि इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिखना है। और हमको यहाँ पे लिख देना है कि u और v जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाली चीज़ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का इस जगह पे एंड होता है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में हम लोगों को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लायर्स का यूज़ करना होता है। ठीक है। तो मल्टीप्लायर्स जो होती है ना, वो क्या काम करता है वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जो मैं सेकंड क्वेश्चन लेने वाला हूँ ना उसके अंदर आने वाला है, और उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन में मल्टीप्लायर का यूज़ है। तो मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा कि मल्टीप्लायर क्या होता है। अभी यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये बता दूँ कि अभी जो हम लोग बेसिकली जो मैक्सिमम मल्टीप्लायर तो और कई सारे होते हैं यहाँ पे जो चार दिख रहे हैं उसके अलावा, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम यूज़ होने वाला है वो यही चार होने वाला है। तो इसके लिए मैंने बस एक बेसिक आइडिया देने के लिए बता दिया है कि हम लोग इन चारों का यूज़ करने वाले हैं, और क्या यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाले हैं, वो तो हम लोग हमारे न्यूमेरिकल में ही समझ रहे होंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लायड क्या होता है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अब इस
टॉपिक को मतलब समझना है, मतलब अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए हमको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और अब मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन काफ़ी होगा, जितना भी मैंने डेफिनेशन बताया है वो डेफिनेशन को अच्छी तरीके से 100% समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू और इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो एक बात बताओ कि हमारा जो कि पी डी जो हमें गिवन है उसको पहले मैं लिखता हूँ। गिवन पी डी इज, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कि वाई जेड स्मॉल पी प्लस जेड एक्स स्मॉल क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखना अगला लाइन, विच इज ऑफ द फॉर्म p स्मॉल p प्लस q स्मॉल q इक्वल टू r, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो, अब क्या है कि अब ये फॉर्म में है क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो जो हमारा स्मॉल p है इसको स्मॉल p को साइड में रखते हैं, ठीक है। इस स्मॉल p को हम रखते हैं इधर, और ये जो चीज़ है ये ऊपर वाली चीज़, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये हम लोग बिग पी मान लेते हैं, और ये भी बिग पी, और ये इक्वल टू क्या है हमारा, ये इक्वल टू हमारा आर है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अब इस फॉर्म में होने के बाद जो अगला स्टेप जो मैंने आपको डेफिनीशन में समझाया है वो स्टेप देखेंगे। तो देखो अगला स्टेप जो मैंने बोला था कि ये करते ही हमें क्या लिखना है कि द इक्वेशन 1 इज Lagrange's लीनियर PDE, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो हमने बोला था इस फॉर्म को बनाते ही जो ये फॉर्म होता है, उसके बाद अगला स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन का था। तो हेयर द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे साथ। अब देखो, अब इसके बाद जो p है और q है और ये r है, ठीक है। तो अब स्मॉल p को छोड़ने के बाद ये बिग p का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई जेड, और इस बिग p मतलब बिग q का वैल्यू क्या हो जाएगा ये जेड एक्स, और यहाँ पे जो r था उसका एक्स वाई, ठीक है। तो बस यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी एक्स अपॉन क्या था हमारा वाई जेड था, और फिर डी वाई अपॉन जेड एक्स, और फिर डी जेड अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्म में था, ये आर का वैल्यू लिख दिया मैंने, और ये कैपिटल क्यू का और ये कैपिटल पी का, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें से किसी दो को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, अब देखो, अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स, ठीक है। ये हो गया।
अब ये इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने से पहले एक चीज़ तो हमको क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों में इक्वल टू के बाद जेड तो बिल्कुल कॉमन है, तो ये जेड और ये जेड कट हो जाएगा, ठीक है। और कट होने के बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी एक्स, ये एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाई डी वाई के साथ, तो वाई डी वाई, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम लगा देते हैं बाई एस ओ वी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो देखो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो वो वाली मेथड है कि एक्स वाले टर्म को एक्स वाले के साथ और वाई वाले टर्म को वाई वाले के साथ, ठीक है। अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा, ठीक है। वो देखो जो मैंने डेफिनेशन बताया था बिल्कुल उसी स्टेप से हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। क्या है ना कि वो जो 5-6 लाइन होता है ना, जब हम लोग बेसिक डिफाइन कर रहे थे, वही वही होता है। मतलब वो अगर रट गए तो हर क्वेश्चन में वही चीज़ अप्लाई होना होता है, चाहे 4 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मतलब बस वो एक 4 लाइन समझना है और क्वेश्चन को वही सेम स्टेप से इम्प्लीमेंट करना है, और क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन में भी हम यही सारे स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। बस कुछ नए तरीके का पी आ जाएगा, कुछ अलग तरीके का क्यू आ जाएगा, बस यही सब में चेंज होने वाला है। क्वेश्चन की वैल्यूज़ में चेंज होने वाला है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होने वाली है। तो वही चीज़ है कि हम लोग 5-6 क्यों करते हैं, हम लोग 5-6 करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस की वजह से ही मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो प्रैक्टिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हमारा कि अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगला स्टेप हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिए, और ये स्टेप पहला क्वेश्चन में जो हो रहा है ना, वो स्टेप मतलब एकदम ध्यान में रख लो। आगे के जो भी क्वेश्चन, इसमें मैं अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। तो देखो आगे जो भी स्टेप इस क्वेश्चन में हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे स्टेप्स रिमेंबर कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही होती है, तो वो तो वैसे भी स्टेप्स ईज़िली रिमेंबर हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है ना, हमको ये सारे स्टेप्स को रट लेना है, ताकि हमें कोई मतलब आगे के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे क्वेश्चन में मैं यही सब करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन हमारा आया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, ठीक है। तो देखो अब इंटीग्रेट करेंगे dx के टर्म में, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में +1 हो जाता है और अपॉन में सेम सेम नंबर आ जाता है जो पावर में है। तो ऑलरेडी 1 है पावर में, +1, तो x²/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका। तो x²/2 और इसका क्या हो जाएगा, y²/2, y के रिस्पेक्ट में है, तो y²/2 हो गया। और इंटीग्रेशन की वजह से एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसको हम लोग c1 बोल देते हैं, ठीक है। ये जुड़ गया और इसको हम लोग अब ऐसे लिख देते हैं कि x²/2 - y²/2 इक्वल टू c1, ठीक है, इस फॉर्म में है। अब ये चीज़ समझो कि इस फॉर्म में है, और इसका जब हम लोग LCM लेंगे तो क्या बन जाएगा, x² - y²/2, और उस 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x² - y² और नीचे वाले 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो गया, 2c1 हो गया, ठीक है। अब 2c1 हो गया तो इसको एक और नाम देते हैं c2 सिंगल में, ठीक है, सिंगल वर्ड में इसको नाम दे दिया c2, ठीक है। अब ये जो c2 हमारा आया है ना, इसी को हम लोग बोल देंगे u, ठीक है। अब इसको u बोल दिए और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम तो u दे दिए। अब अगला स्टेप, ठीक है, अब स्टार्टिंग का 2 फ्रैक्शन लिया और u निकल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि अब ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें हम लोग लास्ट के 2 फ्रैक्शंस को ले लेते हैं, एक इसको और एक इसको, और फिर इससे एक सॉल्यूशन निकालते हैं और उसका नाम फिर v दे देंगे। चाहते तो हम लास्ट का 2 लेके u दे देते हैं और शुरू का फिर 2 लेके v दे देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है, बस ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, हम लोग बस पहला का 2 लिए हैं, फिर बाद का 2 स्टेप ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो अगला स्टेप जो मैं करने वाला हूँ वो देखो, टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शंस, ठीक है, लास्ट के 2 फ्रैक्शन को हम लोग लेंगे। तो वो चीज़ समझो कि लास्ट के 2 फ्रैक्शन को लेंगे तो फिर उसको अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वही सेम चीज़ हम लोगों को करना है, मतलब और एकदम एग्जैक्टली सेम होने वाला है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा मैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, और यहाँ पे हमारा x से x कट जाएगा, ठीक है।
और क्या आ जाएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई डी वाई, और इधर जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा जेड एक्स था तो इधर जेड से, तो इक्वल टू जेड डी जेड। ठीक है, अब हमको पता है इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और इधर साइड में एक छोटा सा लिख देते हैं बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये कर दिया। अब हमको ये बताओ कि ऑन इंटीग्रेटिंग क्या आएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसका क्या आ जाएगा, इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2, और ये फिर एक जो एक्स्ट्रा हम लोग का कांस्टेंट ऐड होता है इंटीग्रेशन की वजह से, तो C3 हो गया। ठीक है, अब C3 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस वे में लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसको दूसरी तरफ ले आएंगे जेड स्क्वायर अपॉन 2 को, और इसको इक्वल टू C3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि C1 C2 तक तो हम लोग मान चुके हैं, तो अब इसको C3 लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C3। तो अब उसको वही सेम स्टेप है कि नीचे LCM 2 आएगा और वो 2 उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2C3, जिसको हम लोग C4 बोल देंगे। ठीक है, और इस C4 को हम लोग नाम दे देंगे V, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो अब इसको V नाम दे दिया। अब V नाम देने के बाद एक लास्ट स्टेप जो मैंने आप लोग को बताया था, वो क्या था हमारा, वो लास्ट स्टेप जो था हमारा, जिसमें मैंने बोला था कि जब U और V आ जाए तो हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी फॉर्म में इक्वेशन को लिख के हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आंसर लिखने जा रहा हूँ, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो देखो अब मैंने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में आपको 3 तरीका बताया था, वो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये रहे। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, तो हम लोग इस फॉर्म में अभी लिख देते हैं, कोई भी एक चूज़ कर लो, तीनों सही है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म को चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्म में अब हम लोग लिख रहे हैं, U और V डाल देते हैं फंक्शन के अंदर। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारा हो गया आपको आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप ये आर्बिट्री फंक्शन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया, आंसर हमारा यही है जो आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ले रहे होंगे आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं आपको 10 नंबर तक भी दिला सकता है ये टॉपिक। तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम लोग। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।